प्रतिशोध की चोटियां। मेजर अर्जुन सिंह चौहान ने कभी नहीं सोचा था कि उसे शांतिकाल में किसी की हत्या की योजना बनानी पड़ेगी। अपने 38 वर्षों में उसने युद्ध में पर्याप्त मौतें देखी थी और अब वह हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में जिंदगियां बचाता था। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी प्रिया को मुंबई के एक प्रसिद्ध सर्जन के कमरे से निकलते देखा तो उसके दिमाग में कुछ टूट गया। और अब डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा, उस 45 वर्षीय चिकित्सा जगत के सितारे को देखते हुए अर्जुन जानता था उनमें से एक इन पहाड़ों से मुर्दा उतरेगा। बस सवाल यह था कि कैसे, कितनी निर्दयता से वह अपनी योजना को अंजाम देगा। यदि निश्चित रूप से कुछ भी उसकी परफेक्ट पैरा एसएफ योजना में बाधा नहीं बनता। हिमाचल प्रदेश के शानदार पहाड़ों में बसी छोटी छावनी शहर धर्मशाला कांगड़ा में ठंडी अक्टूबर की सुबह शुरू हो रही थी। मेजर अर्जुन सिंह चौहान, स्थानीय पर्वतीय बचाव दल के प्रमुख, भटके हुए पर्यटकों को बचाने की रात भर की ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था। पैराशूट रेजिमेंट में 12 साल की सेवा ने उसे रात दिन काम करना सिखाया था और अब थकान के बावजूद भी उसके कदम मजबूत थे। वह गेस्ट हाउस से भूला हुआ रेडियो लेने और दिन की ड्यूटी से पहले थोड़ा आराम करने की योजना बना रहा था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही फैसला किया था। सुबह 6 बजे हिमालय निवास गेस्ट हाउस के पास से गुजरते हुए उसने वह दृश्य देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी उलट दी। उसकी पत्नी प्रिया, 33 वर्षीय स्थानीय अस्पताल की डॉक्टर, जल्दबाजी में गेस्ट हाउस के साइड गेट से निकल रही थी। उसने अर्जुन को नहीं देखा, भागते हुए अपने बिखरे बालों को संवारती हुई। अर्जुन स्तब्ध रह गया, क्योंकि इसी गेस्ट हाउस में डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा ठहरा था, मुंबई का प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन। मल्होत्रा शहर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया था, चरम परिस्थितियों में सर्जरी पर व्याख्यान देने। अर्जुन खुद एक व्याख्यान में गया था, कारगिल युद्ध के दौरान पहाड़ों में ऑपरेशन की प्रभावशाली कहानी। और वो आ गया। नगर निगम की घड़ी 6 बजे की घंटी बजा रही थी जब उसी गेट से स्वयं मल्होत्रा निकला। साफ सुथरा, फिट 45 साल का आदमी महंगे सूट में अपनी टाई ठीक कर रहा था। उसने फायर एस्केप की छाया में खड़े अर्जुन को नहीं देखा। तस्वीर तुरंत साफ हो गई, जैसे मोज़ेक के टुकड़े। कमरा नंबर 304, प्रिया के बिखरे बाल, घमंडी और चिकना सर्जन। अर्जुन ने महसूस किया कि अंदर गुस्से का बर्फीला टुकड़ा बढ़ रहा है। ऐसा केवल युद्ध में होता था, किसी गंभीर लड़ाई से पहले। ठंडा दंडाशी गुस्सा एक पेशेवर हत्यारे का। वह पहले से जानता था, अब यह केवल समय और सही मौके की बात थी। 6:42 बजे टेलीफोन की घंटी ने रेस्क्यू स्टेशन की शांति को भंग कर दिया। अर्जुन अभी अभी अपना पहला कप चाय डाल रहा था, धोखे और विश्वासघात की करवाहट को जलते तरल से धोने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन सेड। डिस्पैचर सुमित्रा की आवाज उत्साह से कांप रही थी। उत्तरी रिज पर इमरजेंसी है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक पर्यटक को आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है। उसने कप रख दिया, तुरंत रेस्क्यूअर मोड में बदलते हुए। विस्तार बताओ। आदमी 42 साल, पत्नी के साथ। वह कह रही है कि 6 घंटे पहले शुरू हुआ था। पेट में तेज दर्द, पीलापन, ठंडा पसीना। 1 घंटे पहले खून की उल्टी शुरू हुई। नीचे उतार सकते हैं? नहीं। सुमित्रा की आवाज में दहशत थी। इस ऊंचाई से बिल्कुल नहीं, हेलीकॉप्टर वहां नहीं जा सकता। और फिर जरा सी हिलने गुलने से रक्तस्राव बढ़ जाता है। वह कह रही है कि ट्रांसपोर्टेशन उसे मार देगा। वही ऑपरेशन करना होगा और फिर उसे वहां ले जाना होगा जहां हमारा चीज पहुंच सके। अर्जुन ने दीवार पर लगे नक्शे को देखा। उत्तरी रिज सुरक्षित रास्ते से कम 2 दिन की यात्रा। पर्यटक के पास वे 2 दिन नहीं थे। अचानक दिमाग में क्लिक हुआ,
कल मल्होत्रा का व्याख्यान बिल्कुल इसी बारे में था। चरम पहाड़ी परिस्थितियों में ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक। सुमित्रा, तुरंत अस्पताल में कंसल्टेशन बुलाओ। और मुझे वह उसने जबड़े भींचे, डॉक्टर मल्होत्रा को खोज कर लाओ। सुबह 7:15 बजे धर्मशाला अस्पताल का कॉन्फ्रेंस रूम परेशान मधुमक्खियों के छत्ते की तरह गूंज रहा था। मुख्य चिकित्सक पीटरसन ने मेज पर एक्सरे और नक्शे बिछाए थे। प्रिया मल्होत्रा के बगल में बैठी थी, अपने पति की नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। सारा स्थानीय चिकित्सा अभिजात वर्ग, 5 डॉक्टर और 3 नर्सें मेज के चारों ओर खड़ा था। स्थिति गंभीर है, पीटरसन कह रहा था। लक्षणों के अनुसार अल्सर फटने या आंतरिक रक्तस्राव जैसा लगता है। तुरंत ऑपरेशन के बिना कोई संभावना नहीं। इस ऊंचाई पर? मल्होत्रा ने सिर हिलाया। बिना उपकरण, बिना ऑपरेशन थिएटर के? आपके व्याख्यान का क्या हुआ? अर्जुन ने धीरे से पूछा। सभी उसकी ओर मुड़ गए। कल के व्याख्यान में आपने पहाड़ों में ऑपरेशन के बारे में बताया था, वह जो आपने टॉर्च और शिकारी के चाकू से किया था। कारगिल की पहाड़ियों में? मल्होत्रा चौंक गया। आप वहां थे? कारगिल में? 3री पैराशूट बटालियन। मई 2008। उनके बीच कुछ गुजरा, पहचान, समझ? वे दोनों उस युद्ध का स्वाद जानते थे। चिंता मत करिए डॉक्टर, वहां कोई दुश्मन नहीं है। और मैं आपको सबसे छोटे रास्ते से ले जाऊंगा, अर्जुन ने जारी रखा। न्यूनतम सामान, अधिकतम गति। आप ऑपरेशन करेंगे, मैं सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। और वापसी हम दूसरे रास्ते से करेंगे, उसने मन में जोड़ा। उस रास्ते से जहां से तुम्हारे जैसे कमीने वापस नहीं आती। प्रिया उछलकर खड़ी हो गई। विक्रम, यह पागलपन है। तुम यहाँ की पहाड़ियों को नहीं जानते। वह रुक गई, अपने पति की नजर पकड़कर। सुबह के बाद पहली बार उसकी आंखों में डर चमका। सच्चा, जानवरों जैसा डर। मल्होत्रा धीरे से उठा। मैं राजी हूं। यह एक व्यावसायिक चुनौती है। आप सही कह रही है अर्जुन, व्याख्यानों के अलावा प्रैक्टिस भी याद रखनी होगी। मैं अपने आप को पूरी तरह आप पर छोड़ता हूं। सुबह 8:15 बजे वे पहले से ही पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे। आगे 2 दिन की यात्रा, 4000 मीटर की ऊंचाई पर जटिल ऑपरेशन और वापसी का रास्ता था। अर्जुन जानता था वापस केवल उनमें से एक ही आएगा, और वह एक मुंबई का डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा नहीं होगा। अच्छे सर्जन हो तुम डॉक्टर, अर्जुन ने सोचा, आगे चढ़ते मल्होत्रा की चौड़ी पीठ को देखते हुए। शायद अच्छे इंसान भी हो, लेकिन तुमने मेरी पत्नी के साथ सोया है, और इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके रक्साक में पहले से चयनित वापसी के रूट के साथ नक्शा पड़ा था, उसी रास्ते का जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया था। अध्याय 2, ऊंचाई की राह। पहाड़ों में समय अलग तरीके से बैठा है। हर कदम मेट्रोनोम की एक धड़कन की तरह होता है, जो मिनटों को नहीं बल्कि दिल की धड़कनों को गिनता है। डक डक, डक डक। बर्फीली ढलान पर एक और कदम, जमी हुई ठंडी हवा की एक और सांस। मेजर अर्जुन सिंह चौहान इस लय को जानता था, जैसे वह इस रास्ते की हर चट्टान को जानता था। उसने जानबूझकर सबसे कठिन रूट चुना था, वह जो पूर्वी ढलान के साथ घूमता है, जहां हवा सीधे चेहरे पर मारती है और रास्ता बार बार पैरों के नीचे से फिसलने की कोशिश करता है। पैरों के नीचे बर्फ टूटे कांच की याद दिलाती थी। सूरज आंखों में चुभता था, हजारों बर्फीले टुकड़ों से परावर्तित होकर। वे 5 घंटे से चढ़ रही थी, और इस पूरे समय में शायद ही 2-4 शब्द बोले थे। डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा पीछे चल रहा था, भारी सांसें लेता हुआ।
मुंबई की किसी फैशनेबल दुकान से खरीदा गया उसका महंगा गियर पहले से ही बर्फ की परत से ढका हुआ था। लांटी शौकीन अर्जुन ने सोचा, पीछे से सर्जन के लड़खड़ाने की आवाज सुनते हुए। 5 लाख रुपए का सामान खरीदा और सोचता है कि पहाड़ों के लिए तैयार है। लेकिन मल्होत्रा ने उसे चौंका दिया। एक बार भी आराम नहीं मांगा, ठंड या सांस की कमी की शिकायत नहीं की। बस चलता रहा, जिंदी तरीके से बैग रखता रहा। इसमें कुछ पेशेवर था, जैसे मार्च पास्ट में सैनिक, बस कदम दर कदम चलते जाना क्योंकि जरूरी है। अर्जुन की कमर पर लगा रेडियो जिंदा हुआ। बेस कॉल कर रहा है। डेमको ओवर। ग्रुप कनेक्शन पर है। अर्जुन ने रेडियो को होठों से लगाया। ओवर। मरीज की हालत बिगड़ रही है। हस्तक्षेप के बीच से डिस्पैचर सुमित्रा की आवाज आ रही थी। दोहराता ही, बिगड़ रही है। मल्होत्रा करीब आया, उसका चेहरा सख्त हो गया। मिस्टर पोचे। वे 10 मिनट करे रही, कनेक्शन पकड़ने की कोशिश करते हुए। दखलंदाजी की आवाजों के बीच मुख्य बात पता चली, ऊपर पर्यटक को बुखार चढ़ गया था। समय कम होता जा रहा था। तेजी से चलना होगा। मल्होत्रा ने अपने रक्साक के पट्टे ठीक किए। अर्जुन चुपचाप हामी भरी। सर्जन की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे और ध्यान से देखने पर मजबूर किया। उसके सामने अब कॉन्फ्रेंस रूम का वह साफ सुथरा डॉक्टर नहीं था। आंखों में स्टील आ गया था, हरकतें तेज हो गई थी। पेशेवर शैतान कहीं का। वे चढ़ाई जारी रखे। रास्ता तीखी चट्टानी उभरी हुई जगहों के बीच घूमता था, हर मीटर के साथ और भी संकरा होता जाता था। दाई और खाई का मुंह था, साफ 400 मीटर नीचे तक। मल्होत्रा सावधानी से बाईं ओर रहता था, लेकिन डर से नहीं, बस समझदारी से ताकत बांट रहा था। हवा तेज हुई, चेहरे पर कांटेदार बर्फीले दाने फेंकती हुई। दृश्यता कुछ मीटरों तक गिर गई। अर्जुन ने मौसम का पूर्वानुमान याद करने की कोशिश की। शाम तक चक्रवात के बारे में कुछ कहा था। उन्हें तूफान के सही मायने में शुरू होने से पहले रात रुकने की जगह ढूंढनी थी। वहां आगे पुराना पर्वतारोही शेल्टर होना चाहिए, उसने हवा के शोर के बीच चिल्लाया। 40 मिनट चलना होगा। मरीज तक कितनी दूर बची है? मल्होत्रा ने हाथ से बर्फ से चेहरा ढका। अगर मौसम खराब नहीं हुआ तो कल शाम तक पहुंच जाएंगे। वे चलते हुए शायद ही बात करते थे। हर कोई सांस बचा रहा था। 2500 मीटर की ऊंचाई पर हवा का हर घूंट गिनती का था। अर्जुन चुपके से सर्जन को देख रहा था। जब उन्होंने मरीज की बिगड़ती हालत के बारे में सुना तो उसमें कुछ अदृश्य रूप से बदल गया था, जैसे कोई अंदरूनी मशीन चालू हो गई हो। मल्होत्रा का फोन अचानक जिंदा हुआ। इस ऊंचाई पर कभी कभी कनेक्शन मिल जाता था, अगर किस्मत हो। सर्जन ने रक्साक उतारा, ठंड से कांपते हाथों से फोन निकाला। है एमिली, क्या हुआ बेटी? अर्जुन ने अनायास सुन लिया। स्पीकर में टूटी सांसों की आवाज आ रही थी। टाटा, मैं सांस नहीं ले सकती। शांत, छोटी शांत। तुम्हारा इन्हेलर कहाँ है? खत्म हो गया। स्पेयर नहीं मिल रहा। मेरे कैबिन में, टेबल की ऊपरी दराज में। मम्मी को बुलाओ। अच्छा। खांसी और हस्तक्षेप के बीच औरत की आवाज सुनाई दी। विक्रम, तुम्हारा दिमाग खराब है, पहाड़ों में चले गए। बेटी को अटैक आया है और तुम। कनेक्शन टूट गया। मल्होत्रा कुछ सेकंड्स और बुझी स्क्रीन को देखता रहा। बेटी कितने साल की है? अर्जुन ने पूछा, खुद अपने सवाल पर हैरान होते हुए। 15। जन्म से अस्थमा है। मल्होत्रा ने फोन रख दिया।
छोटी 8 साल की है। निनी, अर्जुन के सीने में कुछ चुभा। उसकी और प्रिया की कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा कहती थी कि जल्दी है, पहले करियर बनाना है। और यह बड़े शहर का साफ सुथरा सर्जन पता चला पिता था। अर्जुन ने सिर हिलाया, अनचाहे ख्यालों को बताते हुए। शाम तक वे शेल्टर तक पहुंच गए। चट्टानों के बीच दबी एक छोटी झोपड़ी। अंदर ठंड थी, लेकिन कम से कम हवा नहीं थी। जब तक मल्होत्रा अनारी तरीके से प्राइमस के साथ संघर्ष कर रहा था, अर्जुन सामान चेक कर रहा था। आप शहरी के लिए अच्छा कौन कर रही है, उसने टिप्पणी की। अफगानिस्तान ने सिखाया, मल्होत्रा ने जवाब दिया, आंखें नहीं उठाई। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के साथ 2 साल। वहां या तो जीना सीखते हो या वह रुक गया। कंधार मई 2008। अर्जुन धीरे से मुड़ा। छोड़े डे स्कूल में ऑपरेशन थिएटर। आप वहां थे। मल्होत्रा की आवाज में हैरानी थी। परिधि की सुरक्षा कर रहा था। उस लड़के को याद है जो माइन पर फट गया था। मल्होत्रा ने हामी भरी। टॉर्च की रोशनी में 8 घंटे। जेनेटर मर गया था और हम रुक नहीं सकते थे। बच्चा दूसरी एनेस्थीसिया नहीं झेल पाता। आपने उसे बचाया। और 1 महीने बाद मुझे पकड़ लिया गया। मल्होत्रा ने कंधे सिकोड़े। 3 हफ्ते मिट्टी के गड्ढे में, 2 गुना 2 मीटर। वे चुप हो गए। चूल्हे में लकड़ी चटकने लगी। झोपड़ी की दीवारों के बाहर हवा चीखने लगी। अर्जुन चुपके से सर्जन को देख रहा था। उसके सामने सिर्फ अमीर क्लिनिक का डॉक्टर नहीं था। यह आदमी युद्ध देखा था, लोगों की जान बचाई थी, कैंट के डर से गुजरा था। उसमें एक रीढ़ थी। रेडियो फिर जिंदा हुआ। बेस कॉल कर रहा है। डैम को कनेक्शन पर हो। अर्जुन ने रेडियो कान से लगाया। मरीज को और भी बुरा। बुखार 40। मल्होत्रा उछलकर खड़ा हुआ। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? चलना चाहिए। इस तूफान में? अर्जुन ने बर्फ से भरी खिड़की पर सिर हिलाया। चाहते हैं कि एक की बजाय 3 लाशें मिली। सर्जन बेंच पर बैठ गया, मुट्ठियां भींचकर। उसकी आंखों में अर्जुन ने परिचित अभिव्यक्ति देखी। ऐसे देखता है आदमी जब जानता है कि कुछ करना चाहिए लेकिन नहीं कर सकता। उसने खुद अक्सर शीशे में ऐसी नजर देखी थी। आपको क्या लगता है हम समय पर पहुंच जाएंगे? मल्होत्रा ने पूछा। पहुंचना होगा। अगर सुबह तक तूफान शांत हो जाए तो कल वहां होंगे। और फिर नीचे उतरेंगे। दूसरे रास्ते से। मल्होत्रा ने सोचते हुए उसे देखा। वैसे बहुत दिनों से पूछना चाहता था। अस्पताल में वह सुंदर औरत, मौसम के हिसाब से हल्की ड्रेस में, जो इतनी चिंतित थी। प्रिया चीक न। वह बहुत अच्छी है, आप उसे जानते हैं। वह मेरी पत्नी है, अर्जुन ने कड़कने वाली आवाज में कहा। 60 साल 60 है। सर्जन की आंखों में कुछ चमका। डर? अपराध बोध? वह जल्दी से चूल्हे की ओर मुड़ गया। समझ गया। अर्जुन उसकी पीठ को देख रहा था और सोच रहा था। कुछ बदल गया था। ऐसे सवाल पैदा हुए थे जिनके पहले केवल जवाब थे। लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता था। प्लान ही रहता था। झोपड़ी की दीवारों के बाहर बर्फानी तूफान पागल हो रहा था। अंधेरे में कहीं भेड़िया रोया, न जानी ठंड से या शिकार सूंघकर। जैसे में अर्जुन ने सोचा, नक्शा निकालते हुए। जहां वे ग्लेशियर तक चढ़ेंगे, जहां ऑपरेशन करेंगे, और फिर वह रास्ता होगा, वह जहां से वापसी नहीं होती। अध्याय 3 ऑपरेशन।
उन्होंने घायल के कैंप को अभी सुबह देखा। 4000 मीटर समुद्री तल से ऊपर असीम सफेद कपड़े पर नारंगी तंबू एक छोटा बिंदु लग रहा था। यह हवा इतनी पतली थी कि हर कदम मुश्किल से उठता था, जैसे गले तक पानी में चल रहे हों। पैरों के नीचे बर्फ अब चरमराती नहीं थी, टूटी हड्डियों की तरह करकती थी। अर्जुन आगे चल रहा था, तत्परता से ताजी बर्फ में रास्ता बनाता हुआ। मल्होत्रा उसके पीछे था, मेडिकल चेस्ट के हैंडल कसकर पकड़े हुए, एकमात्र सामान जिसे वे इस ऊंचाई पर ले जाने से नहीं हिचके थे। तंबू से एक औरत निकली, बिखरे बाल, नींद की कमी से लाल आंखें। उन्हें देखकर वह बेढंगे तरीके से उठी। भगवान का शुक्र है, हमने सोचा था। उसकी आवाज टूट गई। अर्जुन ने पहाड़ी बीमारी के लक्षण पहचाने, पीलापन, सांस की तकलीफ, धीमी गतिविधियां। मिसेस कोलमैन, मल्होत्रा ने बैग उतारा। मैं डॉक्टर मल्होत्रा हूं। आपके पति की क्या हालत है? बड़ी उसने आंसू रोकने की कोशिश की। लाइक पिछले 2 घंटे से शायद ही कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। तंबू से पोर्टेबल हार्ट रेट मॉनिटर की धीमी बीप बीप आवाज आ रही थी। मल्होत्रा अंदर घुसा, अर्जुन उसके पीछे। तंग जगह में उल्टी और कुछ धातुई चीज, खून की बू आ रही थी। स्लीपिंग बैग पर 40 साल का आदमी लेटा था, फरवरी के आसमान की तरह स्लेटी। नाड़ी धागे जैसी, ब्लड प्रेशर 60-40 पर। मल्होत्रा की आवाज तुरंत पेशेवर हो गई। अर्जुन, मुझे रोशनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रोशनी। अगले 10 मिनट वे तंबू का पल्ला खोलनी, पोर्टेबल लाइटें लगानी, ऑपरेशन की जगह तैयार करने में लगी। कोलमैन मुश्किल से सांस ले रहा था। उसकी पत्नी, डेनवर की नर्स, जैसा पता चला, कांपते हाथों से इंस्ट्रूमेंट्स बिछाने में मदद कर रही थी। कितना समय है? मल्होत्रा ने स्टेरॉइड ग्लव्स पहनते हुए पूछा। अर्जुन ने घड़ी देखी। सुबह 7:45 बजे। शाम तक यह -20 होगा। अंधेरे से पहले खत्म करना होगा। वह मरीज के ऊपर झुका, सावधानी से पेट पर हाथ फेरते हुए। उसकी हरकतों में बिल्ली जैसी फुर्ती आ गई, एक भी अतिरिक्त जेस्चर नहीं। अर्जुन अनायास इस सधे हुए सटीकता को निहारने लगा। परफोरेटिव अल्सर, मल्होत्रा ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। शायद पेडिकोलाइटिस भी। मिसेस कोलमैन, आप असिस्ट कर सकती है? औरत ने हामी भरी, मुश्किल से निगलते हुए। अस्पताल में मुझे कुछ स्किल्स मिली है। बेहतरीन। अर्जुन, क्या चाहिए? इसे पकड़िए। अगर हिला तो हमारा काम तमाम। बोन मशीन की आवाज ने पहाड़ी शांति को चीर दिया। मल्होत्रा तेज और तरीके से काम कर रहा था, मशीन की तरह। ठंड और ऊंचाई के बावजूद उसकी उंगलियां अविश्वसनीय गति से हिल रही थी। अर्जुन कांपते मरीज को इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेशन टेबल पर दबाते हुए, हाथों, स्कैल्पेल्स और क्लैंप्स के इस बिजली की तरह तेज नृत्य से आंखें नहीं हटा सकता था। समय रबर की तरह खिंच गया। सेकंड मिनटों में बदले, मिनट घंटों में। मल्होत्रा के माथे पर पसीना छोटे क्रिस्टल्स की तरह जम जाता था। एक बार कोलमैन का दिल रुक गया। तंबू की पतली दीवारों के बाहर हवा के शोर के बीच 5 मिनट डायरेक्ट मसाज। एक बार मिसेस कोलमैन बेहोश हो गई, अर्जुन ने बस संभाल लिया। सेठ, मल्होत्रा ने कमांड दिया। उसकी आवाज में थकान थी। आखिरी सिलाई। बाहर अंधेरा हो रहा था। वे तंबू में लगभग 12 घंटे बिता चुके थे। 4000 मीटर की ऊंचाई पर जिंदगी और मौत के बीच 12 घंटे संतुलन बनाना। मॉनिटर एक समान रिदम दिखा रहा था। कोलमैन सांस ले रहा था, भारी लेकिन खुद से। उसकी पत्नी रो रही थी, अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर। और मल्होत्रा बस बर्फ पर बैठा था,
रक्साक से टिकाकर धुंधले होते आसमान को देखते हुए। आपने उसे बचाया, डॉक्टर, अर्जुन ने कहा। हम सभी ने उसे बचाया, मल्होत्रा मुश्किल से उठा। हेलीकॉप्टर बुलाइए। इस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर नहीं बैठेगा, अर्जुन ने नक्शे से चेक किया। कम से कम 1000 मीटर नीचे ले जाना होगा। उन्होंने स्की पोज और स्लीपिंग बैग से इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर बनाया। उतराई में लगभग 6 घंटे लगे, तेज ढलान पर धीमी कष्टकारी गति। मल्होत्रा आगे चल रहा था, स्ट्रेचर के अगले हैंडल पकड़े हुए, और लगातार मरीज की हालत चेक करता रहा। कोलमैन बेहोश था, लेकिन एक समान सांस ले रहा था। उसकी पत्नी लड़खड़ाती हुई पास चल रही थी, किसी भी वक्त मदद के लिए तैयार। हवा हर घंटे तेज होती जा रही थी। आसमान भारी स्लेटी बादलों से ढक रहा था। वे 3000 मीटर की ऊंचाई तक उतरने में कामयाब हुए जब अर्जुन आखिरकार रेडियो पर बेस से संपर्क साध सका। बेस, ग्रुप को जवाब दीजिए। ओवर। सुन रही है, सुमित्रा की आवाज टूट टूट कर आ रही थी। मरीज कैसा है? जिंदा है। ऑपरेशन सफल रहा। हम 3000 मार्क पर है। यह हल्का हेलीकॉप्टर बैठ सकता है। लंबा ठहराव हस्तक्षेप की आवाजों से भरा। 40 मिनट में हेलीकॉप्टर होगा। उपयुक्त लैंडिंग साइट मिली। अर्जुन ने चारों ओर देखा। वे अभी अभी एक छोटे पठार पर पहुंचे थे, लैंडिंग के लिए काफी समतल। निर्देशांक भेजिए। हेलीकॉप्टर तब दिखा जब अंधेरा होने लगा। शीशे के आसमान की पृष्ठभूमि में छोटी ड्रैगन फ्लाई। पायलट छोटी सी जगह पर कलाबाजी से मशीन उतारने में कामयाब हुआ। मल्होत्रा के साथ मिलकर उन्होंने स्ट्रेचर लोड़ा। सिर्फ घायल और उसकी पत्नी के लिए जगह थी। धन्यवाद, मिसेस कोलमैन ने आंसुओं के साथ पहले मल्होत्रा को फिर अर्जुन को गले लगाया। आपने उसकी जान बचाई। वे देखते रहे कि हेलीकॉप्टर हवा में उठ रहा है, छोटे बिंदु में बदल रहा है। अब सिर्फ वे दोनों बचे थे, रेस्क्यूअर और सर्जन। और घर का लंबा रास्ता। अर्जुन ने नक्शा निकाला। धुंधली शाम में रोड की लाइनें टेढ़ी सांप लग रही थी। यह वे रात बिताएंगी। और कल वह रास्ता शुरू होगा। वह रास्ता जहां से वापसी नहीं होती। हमें आश्रय ढूंढना होगा। मल्होत्रा ने रक्साक के पट्टे ठीक किए। रात तक तूफान होगा। हाँ, अर्जुन ने सोचा, नक्शा वापस रखते हुए। रात तक तूफान होगा। हर मायने में। अध्याय 4, जाल। सुबह हवा हिट और धोखेबाज रूप से साफ निकली। सूरज आंखों में चुभ रहा था, बर्फीली परत से हजारों बर्फीले टुकड़ों की तरह परावर्तित होकर। स्थानीय लोग ऐसे दिनों को मृत्यु के दिन कहते थे, जब सूरज दिन में बर्फ पिघलाता है और रात को वह परत की तरह जम जाती है, ढलानों को विशाल स्केटिंग रिंक में बदल देती है। ऐसे दिनों में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। हमें जरूर इसी रास्ते से जाना है। मल्होत्रा रुका, भारी सांसें लेते हुए। कल के कई घंटों के ऑपरेशन के बाद वह दुबला हो गया था, आंखों के नीचे गहरी छाया पड़ गई थी। नक्शे में आसान रास्ता है। यह से तेज है, अर्जुन ने सावधानी से आंखें फेरी। वह झूठ बोलना पसंद नहीं करता था, आर्मी ने उसे ईमानदारी की कदर करना सिखाया था। लेकिन अब यह बचाव के नाम पर झूठ था, या बेहतर कहें, न्याय के नाम पर। पैरों के नीचे ग्लेशियर बड़े ड्रम की तरह गूंज रहा था। हर कदम उसके जमे हुए अंदरूनी हिस्सों में गूंज पैदा करता था। वे विशाल बर्फीले मैदान के बिल्कुल किनारे चल रहे थे, जो खड़ी चट्टानों के बीच दबा हुआ था। दाईं ओर स्लेटी ग्रेनाइट की दीवार उठ रही थी, बाईं ओर दरारों से कटा सफेद रेगिस्तान फैला था। अर्जुन जानबूझकर उन्हें सबसे खतरनाक हिस्से से ले जा रहा था।
अफगानिस्तान में मल्होत्रा ने अचानक कहा, हम अक्सर पहाड़ों में ऑपरेशन करते थे, लेकिन वहां गर्म था। और नीचे उस लड़के के बारे में, अर्जुन छोटी दरार के ऊपर से कूदा। बाद में उसका क्या हुआ? जिंदा रहा, काबुल में रहता है, अपनी वर्कशॉप है, हर क्रिसमस फोटो भेजता है। सर्जन की आवाज में गर्व था। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, आदमी जिसने सैकड़ों जिंदगियां बचाई थी, जिसने कल 4000 मीटर की ऊंचाई पर अनजान पर्यटक की जान के लिए 12 घंटे लड़ाई लड़ी थी, और जिसने उसकी पत्नी के साथ सोया था। पहली आवाज भेप की मार की तरह थी, तेज कोड़े की मार की तरह। मल्होत्रा के पैरों के नीचे दरारों का पतला जाल फैल गया। वह चिल्लाने का मौका भी नहीं पाया, बर्फ धंस गई, उसे अंधेरे मुंह वाली दरार में खींचते हुए। अर्जुन इंस्टिंक्ट से हरकत में आया, आगे की ओर झपटा, सेफ्टी रोक पकड़ा। और फिर वह हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। मल्होत्रा के वजन से हटा हुआ बर्फ का विशाल टुकड़ा गति में आ गया। अर्जुन ने महसूस किया कि जमीन पैरों के नीचे से निकल रही है। कानों में हवा सीटी बजाने लगी, पेट गले तक उछल आया। वे नीचे गिर रहे थे, बर्फीले रसातल में। टक्कर ने फेफड़ों से हवा निकाल दी। दुनिया सफेद और नीले रंग के कैलाइडोस्कोप में बदल गई। वे बर्फीली नाली में लुढ़क रहे थे, कपड़े की गुड़ियों की तरह बेबस। अर्जुन ने आइस एक्स से पकड़ने की कोशिश की, बेकार, बर्फ स्टील की तरह सख्त थी। जब सब कुछ खत्म हुआ, तो सबसे पहले उसने पानी टपकने की आवाज सुनी। पानी बर्फीली दीवारों की दरारों से रिस रहा था, फर्श की छोटी गुहाओं में गिर रहा था। अर्जुन ने सावधानी से बैठने की कोशिश की, पूरे शरीर के दर्द से चेहरा सिकोड़ते हुए। चमत्कार से कुछ नहीं टूटा था, गहरी बर्फीली ढेरी में गिरने की किस्मत मिली थी। मल्होत्रा मुर्दे की तरह निष्क्रिय पास लेटा था। अरे नॉक्टेड! अर्जुन उसके पास रेंगा। दिमाग में बेवकूफी भरा चाल आया, अगर सर्जन मर गया है तो बदले का अब कोई मतलब नहीं। तुम जिंदा हो? मल्होत्रा कराहा, आंखें खोलते हुए। लगता है। सिर्फ टान। दाई पिंडली पर फटा घाव बुरा लग रहा था, लेकिन हड्डी साबुत थी। अर्जुन ने फर्स्ट एड किट निकाली, वही जिसका इस्तेमाल वे ऑपरेशन के दौरान करते थे। मजेदार है कि जिंदगी कैसे चक्कर लगाती है। वह अभी अभी पट्टी बांधना खत्म कर रहा था जब नोटिस किया कि मल्होत्रा की सांस तेज और उथली होती जा रही है। उसकी आंखें फैल गई, नजर दरार की बर्फीली दीवारों पर इधर उधर घूमने लगी। ठंड है, सर्जन ने फुसफुसाते हुए कहा। बहुत ठंड है। अर्जुन इस नजर को जानता था। ऐसी होती है क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले लोगों की, जब उनके चारों ओर की जगह गला दबाने वाली फांसी बन जाती है। बर्फीली दीवारें अच्छे 30 मीटर तक उठती थी, ऊपर बंद होकर सिर्फ पतली स्लेटी आसमान की पट्टी छोड़ती थी। अफगानिस्तान में अर्जुन ने मल्होत्रा की कंधे पकड़ी। उस मिट्टी के गड्ढे में आप कैसे काबू पाते थे? गिनता था, मल्होत्रा ने सांस छोड़ी। दीवार की दरारें गिनता था। चूहे, दिल की धड़कन। बहुत बढ़िया। चलिए 60 गिनते हैं। मुझे देखिए। अगले 10 मिनट वे गिनते रहे। बर्फीली दीवारों की दरारें, आने की बूंदें, आसमान की संकरी पट्टी में बादल। अर्जुन बिना रुके बोलता रहा, पहाड़ों के बारे में, अपनी पहली चढ़ाई के बारे में, बादलों से मौसम पढ़ना सीखने के बारे में। धीरे धीरे मल्होत्रा की सांस सामान्य हुई। 3 हफ्ते, उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा। मैंने उस गड्ढे में 3 हफ्ते बिताए। 2 गुना 2 मीटर। अंधेरा, चूहे। लगा था कि बाद में काबू पा गया। लेकिन कभी कभी हर किसी के अपने दानव होते हैं। अर्जुन उठा,
दीवारों का जायजा लेते हुए। अब निकलना है। कहीं ऊपर ग्लेशियर फिर हिला। उनकी किस्मत थी, दरार की दीवारें बिल्कुल सीधी नहीं थी, काफी उभरी हुई जगह थी। अगर समझदारी से वजन बांटा जाए और सावधानी से काम किया जाए, चढ़ सकेंगे। मल्होत्रा ने खड़े होने की कोशिश की, चेहरा सिकोड़ा। अगर विकल्प यहाँ मरकर जमना है तो हार। जब तक अर्जुन सामान तैयार कर रहा था, पुक ठोक रहा था, रस्सियां बांध रहा था, मल्होत्रा बर्फीली दीवार से टिककर बैठा था। उसकी नजर आसमान की संकरी पट्टी पर टिकी थी। सुनिए, उसने अचानक कहा, मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ बताना चाहिए। क्रिया के बारे में। अर्जुन हाथ में आइस एक्स लिए रुक गया। तंद आया वह क्षण, लेकिन प्रत्याशित गुस्से के बजाय उसने सिर्फ थकान महसूस की। और कुछ और? अभी नहीं, उसने रोका। पहले निकलते हैं। चढ़ाई नरक में चढ़ने जैसी थी। बर्फीली दीवारों पर धीमी पीड़ादायक गति। अर्जुन आगे जा रहा था, फूक ठोकता और रास्ता तैयार करता हुआ। मल्होत्रा पीछे से चढ़ रहा था, घायल टांग के दर्द से होंठ दबाए हुए। उंगलियों के नीचे जमी हुई परत सूखी रोटी की तरह भुरभुरा रही थी। हवा तेज हो रही थी, चेहरे पर कांटेदार बर्फीली सुइयां फेंकती हुई। एक बार मल्होत्रा फिसला और सिर्फ सेफ्टी रोक ने उसे गिरने से बचाया। अर्जुन ने रस्सी थामी, जोड़ों में दर्द महसूस करते हुए। पकड़ी, उसने चिल्लाया। थोड़ा और बाकी है। आखिरी मीटर खासकर मुश्किल थे। अर्जुन ने हाथों के बल खुद को खींचा, दरार के किनारे से पार हुआ और मल्होत्रा को हाथ बढ़ाया। आइए। उनकी उंगलियां मिली। अर्जुन ने ऊपर की ओर खींचा, पूरे वजन से झुकते हुए। एक पल के लिए उसे लगा कि वह अपने पिता को देख रहा है। वह भी ऐसे ही लोगों को बर्फीली दरारों से निकालता था। उस दिन तक जब वह खुद नहीं निकल पाया। वे बर्फ पर गिर गए, मुंह से जमी हुई हवा लेते हुए। सिर के ऊपर आसमान पहले से ही भारी तूफानी बादलों से घिर रहा था, तूफान आ रहा था। अर्जुन मुश्किल से बैठा। उसके रक्साक में अभी भी मार्किंग के साथ नक्शा पड़ा था, वही जहां से वापसी नहीं होती। लेकिन कुछ बदल गया था। वह खुद नहीं समझ रहा था कि क्या। मल्होत्रा भी बैठा, टांग के दर्द से चेहरा सिकोड़ते हुए। आप मुझे नहीं बचा सकते थे। सुफ्ता था। क्यों बचाया? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। शायद इसलिए कि उसने सर्जन में अफगानिस्तान के उस लड़के को देखा था, आदमी जो दूसरा मौका पाने का हकदार था। या शायद सिर्फ इसलिए कि उसके पिता ने कभी दूसरे फैसले को माफ नहीं किया होता। तूफान उत्तर पश्चिम से आ रहा था, पहाड़ों को स्लेटी पर्दे से ढकते हुए। उन्हें अंधेरे से पहले आश्रय ढूंढना था। एक दूसरे का सहारा लेकर वे ढलान पर चलने लगे, पीछे दरार के काले मुंह को छोड़ते हुए। एक छोटी गुफा में, जो उन्हें बिल्कुल अंधेरे से पहले मिली, सूखा और अपेक्षाकृत गर्म था। अर्जुन ने बची हुई सूखी लकड़ी से आग जलाई। लपटें बर्फीली दीवारों पर अजीब छाया डाल रही थीं। मल्होत्रा घायल टांग सहलाकर बैठा था और आग को देख रहा था। सुनिए अर्जुन, उसने आखिर कहा। मैं पहली जो कहना चाहता था। अध्याय 5 वापसी। सच हिमस्खलन की तरह होती है, एक बार टूटने के बाद कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। अर्जुन ने यह समझा, सामने बैठे आदमी को देखते हुए। आग की अस्थिर रोशनी में सर्जन का चेहरा पत्थर से तराशा लगता था। गुफा की दीवारों के बाहर तूफान पागल हो रहा था, लेकिन यह बर्फ और आग के बीच इस छोटी जगह में दो आदमी ऐसी बातचीत के लिए तैयार हो रहे थे जो दोनों को बदल देगी। मुझे आपको प्रिया के बारे में बताना चाहिए, मल्होत्रा ने घायल टांग आराम से रखते हुए कहा। होटल में जो हुआ उसके बारे में।
और मैं वास्तव में कौन हूं इसके बारे में। अर्जुन ने चुपचाप आग में लकड़ी डाली। किसी आदमी को मारना आसान है, उसका इकबाल सुनना कहीं कठिन है, खासकर जब अंदर अभी भी बदले की प्यास भड़क रही हो। सुनिए, मैं भी कभी पहली बार शादीशुदा था। मल्होत्रा ने घिसा हुआ बटुआ निकाला। खूबसूरत कहानी, जवान सर्जन और नर्स, क्लासिक जॉनर। मुझे यकीन था कि यह हमेशा के लिए है। क्या हुआ? अर्जुन से अपनी मर्जी के खिलाफ शब्द निकली। मैं किसी और से मिला, कॉन्फ्रेंस में एक कलीग से। चतुर महत्वाकांक्षी मल्होत्रा कड़वे तरीके से मुस्कराया। आपकी पत्नी के बहुत समान, अदर सोचूं। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही शुरू हुआ। संभावनाओं की बातें, बड़े शहर की, असली करियर की। हवा का झोंका गुफा के संकरे प्रवेश द्वार में बर्फ का मुट्ठी भर फेंकते हुए आया। अर्जुन ने महसूस किया कि अंदर परिचित गुस्से की लहर उठ रही है, लेकिन अब उसमें कुछ नया था। मैंने पहली पत्नी को छोड़ दिया। और बेटे को? मल्होत्रा ने बटुए के किनारे पर उंगली फेरी। उसे तब 9 साल था। जानते हैं उसने आखिरी मुलाकात में मुझसे क्या कहा था? पापा, मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहता। और 1 साल बाद वह नहीं रहा, ल्यूकेमिया। मैं अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाया, बहुत व्यस्त था, बड़े शहर में करियर बना रहा था। उसने बटुए से 2 तस्वीरें निकाली। पहली में बेसबॉल बैट लिए मुस्कुराता लड़का, दूसरी में 2 लड़कियां। जब एमिली पैदा हुई तो मैंने कसम खाई कि कभी नहीं उसकी आवाज कांपी, कि कभी भी अपने परिवार को धोखा नहीं दूंगा। 10 साल तक संभाला। और फिर मेरे कमरे में आपकी पत्नी आई। कौन? अर्जुन में मुट्ठियां भींची। डॉक्टर, आप मुझे यह क्यों बता रही हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ था। आप किसके साथ रहते और सोते हैं? मल्होत्रा ने आंखें उठाई। वह आई मेरे काम से बिल्कुल प्रभावित होकर। कहा कि हर पब्लिकेशन को फॉलो करती है, कि इस भगवान भूले हुए छेद में उसकी प्रतिभा बेकार जा रही है, कि वह सब कुछ करने को तैयार है। आप समझ रही है न मेरा मतलब? सिर्फ बड़े शहर निकलने के लिए। और आप नहीं चुके? अर्जुन की आवाज में स्टील था। नहीं, उस वक्त मैंने मना कर दिया। मैंने ईमानदारी से कहा कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं। जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? ओह, यह कोई समस्या नहीं है, मैं रखेल बनने को तैयार हूं। तुम यह तो नहीं सोचते कि मैं शादी की उम्मीद कर रही हूं? मुझे बस एक स्टेटस वाला आदमी और तुम्हारे कनेक्शन चाहिए। आग में लट्ठा फट गया, चिंगारियां बिखेरते हुए। अर्जुन देख रहा था कि उनमें से एक उसकी जैकेट की आस्तीन में छेद कर रहा है और सोच रहा था कि शब्द आग से ज्यादा जला सकते हैं। और तब आपने हाँ कहा। हाँ, मल्होत्रा ने नजरें नहीं हटाई। पल भर की कमजोरी। मैंने यह भी नहीं पूछा कि वह शादीशुदा है या नहीं। मुझे पता नहीं था, सच में। बस प्रलोभन में पड़ गया। एक मर्द से मर्द की तरह, आप समझ सकते थे। प्रांत स्थानीय सुंदरी, बिना ज्यादा जिम्मेदारी के सब कुछ करने को तैयार। वे चुप हो गए। आग बुझ रही थी, बर्फीली दीवारों पर अजीब छाया डाल रही थी। इन छायाओं में अर्जुन को अतीत के भूत दिखे, उसके पिता जो इन पहाड़ों में दूसरों को बचाते हुए मरे, मल्होत्रा का बेटा जो 10 साल की उम्र तक नहीं पहुंचा, वे खुद जवान, ईमानदार, प्रेम में विश्वास रखने वाली। मैं आपको मारने की योजना बना रहा था, डॉक्टर, अर्जुन ने आखिर कहा। यहाँ लाना उस रूट पर। जानते हैं वहां कितने लोग मरे हैं? 10 साल में 5 ग्रुप, सभी दुर्घटनाएं। पता है? मल्होत्रा ने हामी भरी। तंबू के नीचे ऑपरेशन के दौरान ही समझ गया था।
आपकी नजर से, लेकिन उस वक्त फुर्सत नहीं थी। और फिर भी मेरे साथ आए, हेलीकॉप्टर में घुसने की कोशिश नहीं की। जो मैंने किया था उसके बाद सर्जन ने कंधे उचकाए। शायद मैं इसके हकदार था। नहीं, अर्जुन ने सिर हिलाया। हकदार नहीं थे। आपने अपने आप में हिम्मत जुटाई इकबाल करने की, माफी मांगने की। लेकिन मेरी पत्नी, वह कभी ऐसा नहीं कर पाती। उसके लिए सबके आसपास के लोग सिर्फ सीढ़ियां हैं। पहली मैं, फिर आप। कौन जानी आगे क्या। बाहर हवा शांत हो गई, जैसे उनकी बातचीत सुन रही हो। मल्होत्रा ने फोन निकाला। वह चमत्कारिक रूप से दरार में गिरने से बच गया था। स्क्रीन पर दो लड़कियों की तस्वीर वॉलपेपर बनी हुई थी। एमिली 15 साल की है, जन्म से अस्थमा। उसकी आवाज गर्म हो गई। होशियार, डॉक्टर बनना चाहती है। लिली 8 साल की है, बहुत डाइन पसंद है। जानती है जाने से पहले उसने क्या कहा था? पापा, आप वापस आएंगे न? वादा करती ही। और आपने क्या जवाब दिया? कि वादा करता ही। और यह कि अब कभी उन्हें धोखा नहीं दूंगा। अर्जुन सर्जन को देख रहा था और अब उसमें दुश्मन नहीं बल्कि आदमी दिख रहा था। टूटा हुआ, पश्चाताप करने वाला, अपनी जिंदगी के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करने वाला आदमी जिसने अपनी गलतियां मानने और नए सिरे से शुरू करने की हिम्मत जुटाई थी। अब क्या? मल्होत्रा ने पूछा। अर्जुन ने नक्शा निकाला। बदला लेने की योजना जो वह पाल रहा था उनकी आग में जलकर राख की तरह बिखर गई। लेकिन कुछ नया उसकी जगह आ गया, न्याय की योजना। अब उसने नक्शा तय किया। हम उसे सबक सिखाएंगे जो वास्तव में इसकी हकदार है। उसे जो दूसरों की कमजोरियों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी बनाने के लिए करती है। और मुझे लगता है मैं जानता हूं कैसे। मल्होत्रा की आंखों में समझ चमकी। मेरे पास एक आइडिया है। वे लगभग पूरी रात बातें करते रहे। योजना सरल और अपनी क्रूरता में शानदार थी, खुद पहाड़ों की तरह। सुबह तक जब तूफान आखिरकार शांत हुआ, सभी डिटेल्स तय हो चुके थे। सुबह उन्हें नीचे की राह पर मिला। वे सुरक्षित रोड से उतर रहे थे, कठिन हिस्सों पर एक दूसरे की मदद करते हुए। अर्जुन अब बदले के बारे में नहीं सोच रहा था। अब यह न्याय बहाली का ऑपरेशन था। और इस मामले में, जैसे असली सर्जरी में, सटीकता, ठंडे दिमाग और साफ हाथों की जरूरत थी। नीचे घाटी में धर्मशाला की छतें दिख रही थी। कहीं वहां अपने आरामदायक अपार्टमेंट में प्रिया शायद अगली योजना बना रही होगी, बिना जाने कि उसके ताश का घर अब गिरने वाला है। अर्जुन अनायास मुस्कुराया। कभी कभी किस्मत सबक सिखाने के लिए अजीब रास्ते चुनती है। कभी कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना पड़ता है ताकि उसकी तलहटी में परी सच्चाई दिख सके। अध्याय 6 के साथ। बदला, अगर इसे सही तरीके से तैयार किया जाए तो ठंडा परोसा नहीं जाता। इसे मुस्कान के साथ परोसा जाता है। अर्जुन ने यह समझा, देखते हुए कि प्रिया अस्पताल के कॉरिडोर में कैसे फुदकती है, बार बार गलती से डॉक्टर मल्होत्रा के पास पहुंच जाती है। पहाड़ों से वापसी के 3 दिन हो गए थे और पूरा धर्मशाला 4000 मीटर की ऊंचाई पर पर्यटक की चमत्कारिक बचत के बारे में बात कर रहा था। मुंबई के ब्रिलियंट सर्जन के बारे में जिसने शानदार ऑपरेशन किया था। प्रिया की हेस अस्पताल की फर्श पर जीत का ढोल बजाती थी। वह इन दिनों जैसे जवान हो गई थी, आंखों में खास चमक आ गई थी। अर्जुन इस चमक को जानता था। ऐसे देखता है शिकारी जब शिकार सूंघ लेता है। विक्रम, उसने मल्होत्रा की कोहनी पर हाथ रखा। आपको शाम की कंसल्टेशन में एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेशन की तकनीक पर जरूर बताना चाहिए। सर्जन मुस्कुराया, बिल्कुल वैसी मुस्कान जैसी 3 दिन पहले गुफा में थी, योजना डिस्कस करते वक्त।
बिल्कुल। और प्रिया, 1 मिनट के लिए मिल सकते हैं? वे कॉरिडोर के कोने में चले गए। अर्जुन ड्यूटी रोस्टर देखने का नाटक करते हुए देख रहा था कि मल्होत्रा अपनी पत्नी से कुछ धीरे से कह रहा है। कैसे उसकी आंखें फैलती हैं, डालों पर लाली आती है। सच में? उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। वंगई में? आपके क्लिनिक में? बेकर मल्होत्रा धीरे बोल रहा था, लेकिन अर्जुन हर शब्द जानता था। उन्होंने इस बातचीत का रिहर्सल किया था। ऐसी प्रतिभा प्रांत में बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मेरे पास डिपार्टमेंट हेड की पोस्ट खाली हो गई है। लिफ्ट की घंटी बजी, नर्सों का नया बैच छोड़ती हुई। अर्जुन ग्राफ की ओर मुड़ा, मुस्कान छुपाते हुए। योजना का पहला हिस्सा परफेक्ट काम कर रहा था। चारा निकल लिया गया था, कुक गहराई में ढंस गया था। शाम को प्रिया सामान्य से देर से घर लौटी। वह अंदर से जैसे चमक रही थी, दाल जल रहे थे, आंखें चमक रही थी। अर्जुन अपनी कुर्सी में बैठा था, अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था। प्रिय वह आर्मरेस्ट पर बैठी, हमें बात करनी है। आखिरकार उसने सोचा। चलो डार्लिंग, सब कुछ बताओ। मैंने तलाक के लिए अप्लाई किया है, उसने यह एक ही सांस में कहा, जैसे बर्फीले पानी में कूद रही हो। अर्जुन ने धीरे से अखबार नीचे रखा। माफ करो, क्या? यह कैसे? यह कोई बेवकूफी भरा मजाक है प्रिया। नाटक मत करो कि तुम समझ नहीं रहे। उसकी आवाज में हिस्टेरिकल नोट्स आए। हम दोनों जानते हैं कि मैं इससे बेहतर की हकदार हूं। या चेन, ये पहाड़, मैं यहां घुट रही हूं। और तुम कुछ भी बदलने की कोशिश भी नहीं करते। दिलचस्प है, अर्जुन ने सोचा। उसने शीशे के सामने इस भाषण का रिहर्सल किया है। और मैंने अपने 7 साल तुम पर क्यों बर्बाद किए? वह कमरे में टहलने लगी और भी ज्यादा गुस्सा होती जा रही थी। इसलिए कि नशे में धुत पर्यटकों को दरारों से निकालूं? तुम्हारी एंटीन पहाड़ों की कहानियां सुनो। ताकि ताकि बाहर से आने वाली डॉक्टरों के साथ सो। उसने धीरे से कहा। प्रिया आधे शब्द पर रुक गई। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई, जैसी हिमस्खलन से पहले होती है। दीवार की घड़ी सेकंड गिन रही थी। अर्जुन देख रहा था कि उसकी पत्नी के चेहरे पर भावनाएं कैसे बदल रही हैं, हैरानी, डर और फिर विजय। और दैट हार्टो। उसने थोड़ी उठाई। हाँ, मैं विक्रम के साथ सोई। और पता है क्या? वह मुझे अपने साथ मुंबई ले जा रहा है। मैं उसके क्लिनिक में डिपार्टमेंट हेड बनूंगी। और तुम यही रहोगे अपने पहाड़ों में बेवकूफ पर्यटकों को बचाते हुए। अपने लिए कोई देहाती गोवालिन ढूंढ लेना। उसने पर्स से मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला। यह रहा, तलाक का आवेदन। मैं पहले से भर चुकी हूं। और पता है क्या? मुझे अफसोस भी नहीं है। 60 साल। भगवान, मैंने कैसे 7 साल ऐसी नालायक पर बर्बाद की? ऐसी कैसे पर? अर्जुन कुर्सी से उठा। आओ कहो। ऐसी असफल पर, क्रांति पर, उस आदमी पर जो करियर बनाने के बजाय लोगों को बचाता है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर किया। मैं जा रही हूं। विक्रम ने मेरे लिए कल की फ्लाइट का टिकट छोड़ा है। होटल में रिसेप्शन पर बेकर अर्जुन मुस्कराया। जाओ, या बेहतर कहो निकल जाओ। अपना टिकट लो। नई जिंदगी शुरू करो। घर की चाबी दरवाजे के हुक पर छोड़ जाना। उसने बैग कार की चाबियां पकड़ी। दरवाजे पर मुड़कर, पता है सबसे मजेदार बात क्या है?
तुम मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे। क्योंकि तुम बेवकूफ हो। क्यों? उसने कंधे उचकाए। जाओ। तुम सही कह रही हो, तुम बिल्कुल इसी की हकदार हो। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अर्जुन खिड़की के पास गया, देखते हुए कि प्रिया कार में बैठ रही है। सोन निकाला, नंबर मिलाया। वह आ रही है। मोटर की आवाज शाम की धुंध में घुल गई। अर्जुन कुर्सी में बैठ गया, अंदर अजीब खालीपन महसूस करते हुए। जिंदगी के 7 साल अभी अभी खिड़की से उड़ गए थे। 60 साल बैम उम्मीदों आत्मधोखे के। जब प्रिया होटल के रिसेप्शन पर पहुंची, मल्होत्रा पहले से ही अपने घर के लिए उड़ रहा था। लिफाफे में प्लेन टिकट के बजाय $300 और मल्होत्रा की लिखावट में एक चिट्ठी थी, यह तुम्हारी सेवाओं का भुगतान है, हमारा हिसाब चुकतू हुआ। और अफसोस है कि तुम उस चीज की कदर नहीं कर सकी जिसकी वास्तव में कीमत है, एक योग्य इंसान का प्रेम। क्या लगता है? अर्जुन उसे इशारा समझ आया। फोन की दूसरी तरफ मल्होत्रा की आवाज में मुस्कान थी। ओ हाँ, अर्जुन कुर्सी में पीछे झुका। एक रात के लिए $300, यह तो उदार भी है। सुनिए, थोड़ी देर चुप रहने के बाद मल्होत्रा ने कहा, मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। किस बात के लिए? इसके लिए कि आपने मुझे उस दरार में नहीं धकेला। इसके लिए कि मुझे सब ठीक करने का मौका दिया। आज मैंने सारा से बात की, सारी कहानी बताई। और कैसी है वह? कहा कि उसे समय चाहिए, हालांकि वह मेरी ईमानदारी की कदर करती है। लेकिन वह कोशिश करने को तैयार है। लड़कियों की काटे। अर्जुन खिड़की से देख रहा था, दूर बर्फीली चोटियों को। पहाड़ इंसानी जुनूनों के प्रति उदासीन थे, वे बस खड़े रहते थे, शाश्वत और अपरिवर्तनीय, अपने राज छुपाए हुए। अपने परिवार के पास वापस जाइए, डॉक्टर, उसने आखिर कहा। और उनकी देखभाल करिएगा। और आप? और मैं यही रहूंगा। किसी को तो बेवकूफ पर्यटकों को बचाना है। फोन में हंसी सुनाई दी। सुनिए, एक आदमी के लिए जो बेवकूफों को बचाता है, आप शानदार साइकोलॉजिस्ट हैं। नहीं, अर्जुन ने सिर हिलाया। बस कभी कभी बहुत ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है ताकि सच्चाई दिख सके। उसने फोन रखा और लंबी देर अंधेरे में बैठा रहा, पहाड़ों को देखते हुए। कहीं वहां होटल के शानदार कमरे में महंगे कपड़ों में एक औरत शिफ्टिंग के लिए सूटकेस के साथ $300 के लिफाफे पर बैठी थी, समझ रही थी कि सुंदर जिंदगी के उसके सारे सपने अभी अभी कड़वी हकीकत से टकराकर बिखर गए हैं। और दूसरे शहर में दूसरी औरत शायद अपने पति को माफ करने की ताकत जुटाएगी जिसने अपनी गलतियां मानने की हिम्मत की थी। खिड़की के बाहर हवा भूखे भेड़िए की तरह रोई। अर्जुन मुस्कराया, पहाड़ फिर से बुला रहे थे। कल नया दिन होगा, नई चढ़ाई, बचाने के लिए नई जिंदगियां। हाय अम्ही। अभी बस अंधेरे में बैठकर देख सकता था कि उसकी जिंदगी के आखिरी 7 साल रात में कैसे पिघल रही है। समाप्ति। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो लेखक को लाइक से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी भावनाएं शेयर करें। धन्यवाद।